आप सभी श्रोताओं को आज इस चैनल पर स्वागत है। कल के लेक्चर के बाद आज की कड़ी में जो लेक्चर सीरीज का चौथा लेक्चर होगा, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लैंड लॉ के ओवरऑल व्यू से संबंधित कल विस्तृत चर्चा हुई थी, उसी का जो शेष अंश जो महत्वपूर्ण है सभी को जानकारी के लिए, जिसके बगैर वो लेक्चर अधूरा रह जाएगा, उस पर आज प्रकाश डाला जाएगा। अब तक हम लोग इस बात का डिस्कशन कर चुके थे कि 3 प्रकार से व्यवस्था की गई थी पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग का जो इलाका है, यानी कि ओल्ड अनडिवाइडेड बंगाल, आज के तारीख में अपना बिहार, उसमें जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था वो 1793 में हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई थी और कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी, उसको मैं आज पूरा करना चाहता हूँ। उसी कड़ी में और कुछ बातें जो आवश्यक है जानने के लिए, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज जो है किसी खास व्यक्ति या किसी खास ग्रुप या सिर्फ विधि व्यवसाय के लोगों के लिए ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बढ़ा हुआ है और बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और बहुत लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है कि हर पहलू को लेकर और सबको साथ लेकर मैं इस लेक्चर सीरीज में लैंड लॉ से संबंधित जितने पुराने प्रावधान थे जो आज के तारीख में लागू नहीं भी हैं, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में उनको बता दें, ताकि कोई आज का जो प्रोविजन है उसकी उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ से हुई और उसके वजह से आज उसको किस परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए, ताकि कोई भ्रांति नहीं रहे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यही परमानेंट सेटलमेंट के लिए प्रयास किए थे। ये परमानेंट सेटलमेंट ये अपने मन से नहीं किए थे। वहाँ के प्रधानमंत्री जो ब्रिटिशर्स थे, उनके प्रधानमंत्रित्व के डायरेक्शन पर इन्होंने ये काम किया था। उस समय वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो आदेश हुआ था, उसको जो इंडिया के वाइसराय थे वारेन हेस्टिंग्स, उनके दिशा निर्देश पर कार्यान्वित करने के लिए कहा गया था। ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी में इनकी पोस्टिंग हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, वो 12 सितंबर 1786 को, और उसी दिन उन्होंने चार्ज लिया था कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। इनको लाने का मकसद था कि वर्सेटाइल जीनियस आदमी थे। ये पहले ब्रिटिश आर्मी में भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और डिप्लोमेट के रूप में भी काम किए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व किए थे। यहाँ तक कि अमेरिका में ब्रिटेन की तरफ से ये मिलिट्री कमांडर के रूप में कई वार जीते थे और लास्ट में कैलिफोर्निया वार में हार गए थे, जिसके कारण ये बहुत चर्चित भी हुए थे। वहां से आने के बाद इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जब पोस्ट दिया गया, तो चूंकि ये डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट आदमी थे, तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने शर्त रखा था, और वो शर्त ये रखा था कि हमको पूरा अधिकार दिया जाए, जो काम हमको सौंपा जाए उसके लिए हमको पूरा अधिकार दिया जाए, और खास करके
मिलिट्री कमांड का भी हमको सुप्रीम पावर दिया जाए, तब इनको उस प्रकार से आदेशित किया गया। ये काम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए प्रारंभ किया, और इन्होंने जो रिफॉर्म शुरू किया और उसको एक तरह से कोडिफाई किया, इसलिए उनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म सब था, उसका नाम उस समय दिया गया था बंगाल कोड। बंगाल कोड के द्वारा इनका फोकस था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी हर मामले में दखल दे रही थी, बल्कि साधारण शब्दों में ये कहा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, लेकिन वो यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर चुकी थी, और उसमें जितने भी पुराने ओहदेदार थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर कंपनी के अंतर्गत थे, सब ब्रिटिशर्स ही थे। तो उनका जुल्म और अत्याचार हिंदुस्तानियों पर बहुत बढ़ गया था। इस इलाके में जो प्रेसिडेंसी और बंगाल के निवासी थे, इधर ज्यादा हो रहा था, और वो लोग हर तरह से टॉर्चर करते थे। यहाँ के रिसोर्सेज को तो ले ही जाते थे, खोखला कर रहे थे, प्लस वो अपना उसमें कुछ बेईमान किस्म के थे, कोई दुष्चरित्र किस्म के थे, उन लोग भी अपना अपना पॉकेट हर तरह से भर रहे थे और ऐश मौज कर रहे थे। तो इससे है क्या कि कंपनी का धीरे धीरे ऑफिसर लोग का लेविशली रहन सहन हो गया, खर्चा बढ़ गया, तो कंपनी का एज ए होल आउटपुट लॉस होने लगा। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना खर्चा होता था, उससे कम रेवेन्यू आने लगा। एक तो ये परिस्थिति बन गई। दूसरी परिस्थिति क्या बन गई कि यहाँ किसानों को कोई प्रकार की सुविधा नहीं थी और न उसको कोई अधिकार था। जमींदार भी उससे चूसता ही था, उसको और तंग करता था, और प्रकृति की मार पड़ गई, कभी भूखा, कभी सुखाड़, कभी कुछ हो गया, भूकंप हो गया। इस सब कारणों से बहुत किसान की स्थिति दयनीय हो रही थी। तो लॉन्ग टर्म रूल के उद्देश्य से ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहाँ पर कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, उसी रिफॉर्म के चलते लाया गया। तो उस रिफॉर्म में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माने एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नमेंट का था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू आएगा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इनकम मिलेगा। जब उनको यहाँ भेजा गया, इसलिए उनको हर तरह का पावर दिया गया। गवर्नर जनरल बना करके फोर्ट विलियम कलकत्ता में उनको बैठाया गया। तो कंपनी का जितना भी ऑफिसर्स थे, उसके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया और सबको स्टडी किया, सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने ये समझा कि कंप्लीट ओवरहॉल रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 3 तरह का रिफॉर्म। पहला सिविल रिफॉर्म, जिसके अंदर सारा कार्य होता है, और दूसरा पुलिस रिफॉर्म, और तीसरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों साइड में उन्होंने रिफॉर्म कर लिए, और उनका आउटलुक बहुत अच्छा था ये रिफॉर्म के सिलसिले में। ऑफ कोर्स ये नहीं कहना कि वो हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानियों के हितैषी से ऐसी बात नहीं है। उनका उद्देश्य तो पहला उद्देश्य था कि ब्रिटिशर्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, और जो टास्क उनको दिया गया था उसको अच्छे से पूरा करना, समय सीमा के अंदर पूरा करना। लेकिन उस सब के बावजूद भी वो पहला अंग्रेज है जिसने संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला था। आज भी वो संस्कृत कॉलेज उसका लॉर्ड कर्नवालिस का खोला हुआ है। अब वह गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस में कहलाता है, और उसने ही मिंट एस्टेब्लिश किया था। मिंट जहां की कॉइन बनता है कलकत्ता में, उसने ही मिंट किया था। तो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। उसमें रिफॉर्म के लिए जो अस्थायी सिस्टम था, माने ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिस्टम चला रही थी, उसी सिस्टम को उसने चेंज किया, और साथ साथ जमींदारों के साथ सेटलमेंट का प्रक्रिया अपनाया, जो जमींदारी सिस्टम कहलाया। पूरा जमीन एक पर्टिकुलर, तो उस समय जो वहां के बंगाल के राजा या तालुकदार वगैरह जो कहलाते थे, उन लोग के साथ बात करके उनको सेटल किया। तो पहला वो सुधार किया, जो कंपनी के एम्प्लाई थे वही सब एम्प्लाई में जो कर्मठ से ऑनेस्ट थे, उसमें वो रिफॉर्म के लिए
सर्विस सेक्टर में सुझाव किया। मैंने इंटरनल मैकेनिज्म ब्रिटिशर्स का जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा था और हर तरह का अत्याचार कर रहा था, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का और टेनेंट के साथ एक्शन लेने का, टेनेंट को जेल भेजने का, टेनेंट के बात नहीं सुनना, यानी कि जो टीलर ऑफ द सॉइल था, जो खेती करता था, तब ये सबसे पहला काम किया सर्विस सेक्टर में, यानी कि कंपनी के जो सर्विस में एम्प्लॉय थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कुछ दिन तक तो कंपनी के एम्प्लॉय ही रहे, सिर्फ इनका गाइडेंस रहा और रिफॉर्म के लिए जो प्रोसीजर बनाया उसके अनुसार उन लोग से काम करवाया, उसको मॉनिटर किया। बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था संपूर्ण रूप से समाप्त किया गया। तो पहला सर्विस सेक्टर में इन्होंने किया, करप्शन को खत्म करने का काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने ज्यादा करप्शन करने वाले लोग थे, या तो उनको डिमोट कर दिया, या उनको बदली कर दिया, या डिसमिस कर दिया, और डिसिप्लिन लागू कर दिया ताकि करप्शन नहीं कर सके लोग। एक तो ये रिफॉर्म किया। दूसरा रिफॉर्म किया कि रूल बनाया। रूल ये बनाया कि जो क्वालिफाइड पर्सन होंगे उन्हीं को सर्विस में लिया जाएगा। गर्चे की पहले से जो लोग थे वो अपना अपना जगह बना लिए थे और उनका बहुत बड़ा बड़ा कनेक्शन ऊपर के बड़े अफसरान या ब्रिटिश गवर्नमेंट तक था। तो उसने कहा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कनेक्शन विथ एनी हायर अथॉरिटी, किसी बड़े पदाधिकारी से भी उसका संबंध क्यों न हो, उसको हम नहीं देंगे अगर वो मेरिट पर क्वालिफाइड पर्सन नहीं होगा, तो उसको इंगेज नहीं करेंगे। और दूसरा काम क्या किया कि जो सब बड़े पोस्ट थे, सभी बड़े पोस्ट पर सिर्फ अंग्रेज को रखेंगे, और इंडियंस को जो कितना हूं लॉयल हो, पहले कुछ कंपनी के लोग से मिलके कुछ लोग अच्छा कुछ कहीं कहीं पर पोस्ट ले लिए थे, तो उसने एकदम स्टैंडिंग ऑर्डर कर दिया कि इंडियन को क्लर्क और प्यून के अलावा कोई पोस्ट नहीं मिला, जिसको आजकल हम लोग 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड कहते हैं। और दूसरा क्या किया, कंपनी ने जो प्राइवेट ट्रेड किया था और कर रहा था उसको कंप्लीट बैन कर दिया। उस दिन से, जिस दिन से ये रिफॉर्म लागू हुआ, उसी से ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड करना यानी कि बिजनेस करना बंद कर दिया गया। फिर जुडिशियल रिफॉर्म भी किया, चूंकि कंपनी कोर्ट बनाए हुए था, वो निजामत कोर्ट जो है कंपनी का ही बनाया हुआ था, जहाँ की क्रिमिनल मैटर्स होता था, दीवानी अदालत भी सब कंपनी के द्वारा उस समय बनाया गया था। तो उसको भी खत्म करके वो एस्टेब्लिश किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट और स्टेट में, यानी कि जो उस समय प्रोविंस कहलाता था, जैसे कलकत्ता, बंगाल का हेडक्वार्टर कलकत्ता था, बंगाल प्रोविंस का, तो वहां पर उसने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया। और सिविल और क्रिमिनल का अलग अलग कोर्ट बनाया। पहले एक ही कोर्ट में सब कर होता था, और कोर्ट फीस जो लगता था उसको उसने एबॉलिश कर दिया, और लॉयर्स के लिए कोई फीस प्रेस्क्राइब करने का नियम बनाया कि लॉयर का क्या, कौन कोर्ट में क्या फीस होगा। और जितना तरह का अत्याचार करता था क्रिमिनल मैटर्स में, सजा देने का कुछ बारबरिक था, जैसे कुछ अरब कंट्री में होता है कि हाथ काट लेना, नाक काट लेना, कान काट लेना, कुछ कुछ अपराध में इस तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में भी सजा दिया जाता था। उस पर कंप्लीट बैन कर दिया कि इस तरह का नहीं होगा। फिर पुलिस रिफॉर्म भी उसने किया। पुलिस रिफॉर्म करने का ये इसलिए जरूरत पड़ गया कि बहुत सा जमींदार था, उस जमींदार को ही सब अधिकार था कि अगर कोई रैयत नहीं दे रहा है, मालगुजारी या बदमाशी कर रहा है, तो उसको पकड़वा करके उसको बांध करके पीटा, उसको सजा दे दिया, उसको जेल भेज दिया। तो जेल भेजने वगैरह का भी उसको अधिकार था जमींदार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो उन लोग का एग्रीमेंट था उसके हिसाब से। तो उसको कंप्लीट खत्म कर दिया, पुलिस कंट्रोल कर दिया, जमींदारों से वो सब पावर ले लिया, और हर जिला में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का वो बहाल करके उसके अंदर में कंट्रोल दे दिया। और पुलिस स्टेशन बनाने का आइडिया उसी का हुआ। सर्टेन एरिया में थाना का निर्माण किया गया ताकि उस थाना के जुडिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता। और उस समय गुलामी की प्रथा भी थी,
तो गुलामी की प्रथा को कंप्लीटली वो खत्म करने के लिए नियम बनाया 1789 में। और अगर कोई करता है, पकड़ाता है, तो उसको कैसे केस चलेगा, कितना सजा होगा, ये सब नियम बनाया। यहां तक कि जब टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के राजा पर चढ़ाई किया था, तो चूंकि त्रावणकोर का उस समय का जो राजा था ब्रिटिश सरकार से बहुत नजदीकी बनाए हुए था, तो उसको बचाने के लिए ये वहां जाकर के भी उससे लड़ाई किया था, टीपू सुल्तान से। और उसी दौरान मालाबार, डिंडीगल, बड़ा महल, कुर्ग, ये सभी जीता था। उसका कार्यकाल यहाँ बहुत अच्छा रहा। 1793 में वो वापस लौट गया था लंदन, चूंकि वो आयरलैंड का भी वाइसराय रहा था 1798 से लेकर 1801 तक। और आयरिश रिवेलियन का जो आंदोलन चल रहा था, वो 1798 उसको दबाने में बहुत काम किया था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कुछ हुआ था, उसमें भी इन्वेजन हुआ था फ्रेंच की तरफ से, उसको भी उसने रोकने का काम किया था। इसलिए उसका काम बहुत अच्छा था, उन लोग को दबाने का काम किया था। तो ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्राउन था उसके प्रति वो बहुत लॉयल था, इसलिए उसको फिर दोबारे इंडिया में भेजा गया था। वो दोबारे आया 1805 में, 5 अक्टूबर 1805 को ज्वाइन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ज्यादा दिन तक नहीं रहा, फिर वही पोस्ट पर आया। कुछ दिन के बाद गाजीपुर में वो ट्रीटमेंट वगैरह के संदर्भ में गया था, तो गाजीपुर में उसकी मौत हो गई। आज भी उसका कब्र जो है गाजीपुर में मौजूद है। तो इस तरह से उसने रिफॉर्म करके और बहुत कुछ कार्य किया, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब रही बात कि ये जो बताया 3 तरह का रिफॉर्म, तो उसमें एक मेजर रिफॉर्म हुआ था रेवेन्यू का। रेवेन्यू कलेक्टेड भाई जमींदार जो थे, उसी को उसने ब्लैक एंड व्हाइट में किया और एग्रीमेंट के रूप में, जिसको कि परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया। उसके पहले तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, तो बहुत सारा काम जो उसने किया था वो सब रेगुलेशन के अंतर्गत, जो कि मैंने कहा भी था। तो वो चार्टर्ड एक्ट के तहत वो सब रेगुलेशन मिलता था और रेगुलेशन इशू होता था, उसी के अंदर वो काम करता था। जब ये कॉर्नवालिस आया तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इसने कोशिश किया कि जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर क्रॉप का, उस समय जो भी मोटा अनाज और महीन अनाज होता था, अनाज से ज्यादा प्रॉफिट किसानों को भी लाभ नहीं होता था और रेवेन्यू भी कम मिलता था। तो इसलिए इसने बहुत जोर दिया और प्रोत्साहित किया तरह तरह से कि कॉमर्शियल क्रॉप हो, जैसे कॉटन हो, रुई का खेती, इंडिगो, नील की खेती जो चंपारण बिहार में होता था, जूट की खेती बिहार में एक जमाने में काफी, जो अभी नॉर्थ ईस्ट पार्ट है बिहार का, सहरसा, फॉरबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, ये सब बनमनखी, सब इलाका में काफी जूट की खेती होती थी और जूट मिल वगैरह भी था। और बंगाल का मेजर पार्ट में जूट होता था, इसलिए सबसे ज्यादा मिल, जूट मिल कलकत्ता में रहता था उस जमाने में। तो इसलिए कलकत्ता उस समय का इंडस्ट्रियल हब था जूट इंडस्ट्रीज के लिए। ये सब सिस्टम धीरे धीरे हुआ। मुगल काल में बंगाल में खास करके जो दिल्ली का बादशाह होता था, वो डायरेक्ट रूल नहीं करता था बंगाल इलाका में। वहाँ का जो रहता था नवाब, उसके थ्रू रूल करता था। और नवाब के टाइम में भी जमींदार लोग होते थे, तो वो अपना दीवान रखता था और दीवान के थ्रू, जमींदार के थ्रू वो सब करता था। तो उसी को धीरे धीरे फॉलो किया, ये सब फॉलो किया। जब 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो वो अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने वो नवाब को हराया था और धीरे धीरे अपना कब्जा बनाना शुरू किया था। उसके बाद से ये सब कार्रवाई शुरू हुई थी। तो ये उस क्रम में कुछ बातें छूट गई थी,
इसलिए ये भी जानना जरूरी है, चूंकि ये रिसर्चर और जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है। तो पहले का जितना भी गड़बड़ी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशर्स लोग जब रूल करता था, इसलिए कहा जाता है कि सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, पूरे दुनिया पर एक जमाने में राज किया, कुछ सालों तक राज किया। तो उसका कारण था कि वो लोग वहाँ की परिस्थिति को अच्छी तरह समझता था, उसका ज्योग्राफिकल स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वहाँ का रिसोर्सेज, वहाँ के लोग, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी भाषा, उसका ज्ञान, उसका अनुभव, उस सब को समझ करके उसी हिसाब से टैकल करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एट्रोसिटीज तो धीरे 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 काफी 160 साल या लगभग 180 साल डायरेक्टली रूल किया। तो उस सब समझ में आ गया, तो पार्लियामेंट में काफी डिस्कशन एंड डिबेट हुआ। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था, विलियम पिट उसका नाम था, यंगर माने जूनियर था विलियम पिट। तो उसने ये सब रिफॉर्म के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को समन किया था और उसको ऑथराइज किया था, ये सब पावर दिया था। तो उस समय के जो राजा और तलुकदार थे वो सब मिल करके और उसके साथ ये निगोशिएट करके ये सब रिफॉर्म भी किया, और एक तरह से उसने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ही बना दिया 1793 का। उसी स्थिति से ये सब सुधार हुआ। तो अब तक हम लोग समझे कि 3 प्रकार का सेटलमेंट इंडिया में हुआ, 3 तरह का हो गया, माहलवारी, रैयतवारी और परमानेंट सेटलमेंट। अब उसका और कुछ स्पेशल फीचर है जो आपको बताएंगे। कितने तरह के लैंड होते थे, वो तो सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट के हिसाब से काम चलने लगा। उस समय तक कोई एक्ट, स्टैट्यूटरी एक्ट नहीं, वही एक तरह का स्टैट्यूट, वही नियम था, वही फॉलो होता था। तो यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग था। जैसे बंगाल का जो ईस्ट बंगाल पार्ट है उसकी कुछ अलग स्थिति थी, वेस्ट बंगाल की अलग स्थिति, और फिर जो अभी बिहार है, बिहार और झारखंड मिला के जो बिहार है था, अब तो इसमें बिहार में भी 3 तरह की स्थिति थी। एक संथाल डोमिनेटेड एरिया था जिसको संथाल परगना कहा जाता था, दूसरा छोटनागपुर, वो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र था, तो छोटा नागपुर एरिया कहलाता था, और इधर जनरल गंगा के जो प्लेन्स हैं इसमें ये अलग। तो इसको लैंड लॉ के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जो कि बाद में जो कानून बना उससे समझ में आएगा। तो वो 3 कैटेगरी क्या था? जनरल एरिया जो बिहार का हुआ, जो प्लेन एरिया हुआ, गंगा के इर्द गिर्द का एरिया, गंगेटिक प्लेन जिसको कहते हैं, वो सब एरिया में जनरल टेनेंसी एक्ट बना, जो कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कहलाया। वो इस एरिया में ही लागू होता है, संथाल परगना में लागू नहीं होता है। तो संथाल परगना के लिए बना संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। उसी तरह से छोटा नागपुर रेंज जितना था उस एरिया के लिए जो आदिवासी बहुल क्षेत्र था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो जब उसका स्टैट्यूट फॉर्म हुआ, यानी कि जब कानून बना, उस समय भी ब्रिटिशर्स ने ही कानून बनाया। तो बहुत सारे कानून थे जो प्रोविंशियल, जैसे आज कहते हैं लोकल लॉ और सेंट्रल लॉ। लोकल लॉ का मतलब हुआ जो स्टेट लेजिस्लेचर, जो किसी राज्य के असेंबली द्वारा पारित कानून है, हुआ स्टेट लॉ, वो भी लॉ के कैटेगरी में। और जो पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा पारित किया गया कानून, वो सेंट्रल एक्ट है, केंद्रीय कानून है, पूरे देश पर लागू होता है। तो उस जमाने में गवर्नर जनरल के अंदर जो काउंसिल काम करता था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता था, और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स रूल के अंदर एक प्रोविंस में जो ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हेड होता था गवर्नर जनरल, उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते थे, वो सब मिल के जो कानून बनाते थे वो उस समय का प्रोविंशियल लॉ था। तो प्रोविंशियल कानून बनाते थे, तो उसी हिसाब से बाद में ये सब कानून बना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही ऐसा आदमी था जो पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जब रिफॉर्म किया, तो पहले जो अभी हम लोग आईएएस बोलते हैं,
उसके पहले वो कहलाता था, अभी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके पहले था इंडियन सिविल सर्विस। लेकिन शुरू में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका नाम था इंपेरियल सर्विस, इंपेरियल सर्विस, ICS, इंडियन इंपेरियल सर्विस। हाँ, ये था उसका। उसको इंडियन इंपेरियल सर्विस को कर दिया गया इंडियन सिविल सर्विस, और उसके बाद हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका भी श्रेय उसी को जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखे कि 3 सिचुएशन बना, 3 एक्ट भी आ गया बाद में, और ये तीनों एक्ट आने के बाद ये सब जब कार्रवाई होने लगा, धीरे धीरे हुआ कि रेगुलेशन को खत्म करके परमानेंट एक्ट बना जाए, तो क्रमशः जैसे जैसे आवश्यकता हुई वो ये रिफॉर्म होते रहा। उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आउटलाइन के रूप में ये बता दें कि इन लोग जब कुछ दिन तक शासन किया, उस रिफॉर्म जो एग्रीमेंट था 1793 का, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, उस दौरान भी लोग को बहुत तरह का अनुभव हुआ। उसमें तो कुछ रिलीफ किसान को दिया गया था और लैंडलॉर्ड को भी कुछ पावर दिया गया था, जबकि पहले कोई रिलीफ नहीं था। एट्रोसिटी से बचने का कोई कारण था, कोई किसान बच नहीं सकता था, तो इसलिए इन लोगों ने कुछ रिलीफ दे करके, एक तरह से कहा जाए कि एक किसानों में जो भय था, डर था कि हम को अत्याचार से दबा दिया जाएगा, हमारा खेत छीन लिया जाएगा, हमको मारा जाएगा, जेल दिया जाएगा, तो कुछ कुछ धीरे धीरे वो लोग भय मुक्त होकर के खेती उती करने लगे और रेवेन्यू कलेक्शन कुछ बढ़ने लगा। ये सब उन लोगों ने देखा, तो उसके बाद उन लोगों ने कोशिश किया कि इसमें और रिफॉर्म किया जाए, तो तरह तरह का रिफॉर्म इन लोगों ने करना शुरू किया। अब ऐसा जमीन देखा जो कि गंगा के किनारे या किसी नदी के किनारे है, या झील के किनारे है, या समुद्र के किनारे है, तो वो सब जमीन है अभी, और कुछ दिन में कंप्लीटली डूब करके चला गया। वो नदी के गर्भ में या समुद्र के गर्भ में चला गया या झील के गर्भ में चला गया। तो उस तरह के लैंड का पहचान किया, जिसको कि बोलते हैं रिपेरियन। रिपेरियन का मतलब हुआ जो बैंक के, रिवर के बैंक पर हो या समुद्र या झील के बैंक पर, किनारे पर हो, वो सब रिपेरियन लैंड कहता है। और जो जिसका लैंड है उसको रिपेरियन ओनर बोलते हैं। उसके संबंध में सोचा कि भाई बड़ा भ्रांति है, तो कुछ कानून बनाना चाहिए। तो पहले रेगुलेशंस बनाया उसने, बहुत तरह का रेगुलेशंस बनाया। तो रेगुलेशंस में उसका नाम हो गया एलुवियन एंड डिलुवियन। तो सबसे पहले बनाया था बंगाल लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट रेगुलेशन। ये रेगुलेशन नंबर 79 1822 का था, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो बनाया परमानेंट सेटलमेंट, उस 1793 का था। तो बहुत दिन के बाद ये बना बंगाल लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 7 सन 1822। उसके बाद फिर एलुवियन डिलुवियन, जो जिसको बोलते हैं जब डूब जाता है नदी में तो उसको बोलते हैं गंग सिकस्त, और जब नदी से निकल जाता है तो उसको बोलते हैं गंग बराक। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एलुवियल एंड डिलुवियल। तो उसके अंतर्गत पहले रेगुलेशन बनाया। वो रेगुलेशन बना 1825 में, रेगुलेशन नंबर 11 1825। फिर उसमें और सुधार हुआ, और सुधार करने के बाद इसमें और 2-3 रेगुलेशन है। बाद में हम उसका एक लिस्ट देंगे कि टोटल कितना रेगुलेशन है और कौन रेगुलेशन के बाद कौन सा एक्ट बना। एक्ट बनने के बाद वो रेगुलेशन या तो पूरा समाप्त हो गया या उसका मेजर पार्ट समाप्त हो गया। और आज के तारीख में जब फाइनली कंक्लूडिंग लेक्चर सीरीज का आएगा तो उस समय बताएंगे कि कौन सा पुराना रेगुलेशन का पोर्शन आज भी एप्लीकेबल है या नहीं है। लास्ट में इसको एक्ट के रूप में पारित किया गया, बंगाल एलुवियल एंड डिलुवियल एक्ट 1847।
एक्ट नंबर 9 ऑफ 1847। तो एक इधर रिफॉर्म का चल रहा था, तो उधर तो हो गया कि टेनेंसी एक्ट बनाने का प्रक्रिया भी चल रहा था कि अलग अलग क्षेत्र के अलग बनावे। तो सबसे पहले इस पर ध्यान दिया गया, एलुवियन एंड डिलुवियन पर ध्यान दिया गया का मेजर एरिया, बहुत से एरिया में ऐसा जमीन है जो पानी में सालों भर डूबा रहता है। फिर इस बात का धीरे धीरे अनुभव हुआ कि कुछ जमीन खेती का है, कुछ जमीन में खेती नहीं होती है, कुछ जमीन में सिर्फ बालू है, कुछ जमीन में सिर्फ पानी है, तरह तरह का नेचर ऑफ लैंड। तो उसको आइडेंटिफाई करने, उसका नामाकरण करने के लिए, उससे संबंधित कानून बनाने के लिए ये सब पर भी सतत प्रयास चलते रहा, और बाद में आके सब किसी न किसी रूप से कानून के क्षेत्र में, कानून के दायरे में आया। उस समय जब सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट हुआ, तो एक और रिफॉर्म उसमें किया था। 1793 में हुआ, उसके बाद क्रमशः रिफॉर्म चल ही रहा था। तो एक घटवाली टेन्योर का भी उस समय प्रावधान किया गया, और उसके लिए एक्ट बनाया गया, बंगाल घटवाली लैंड एक्ट, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1859। अभी घटवाली लैंड क्या होता है, घटवाली टेन्योर क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं, और उसका कहाँ प्रावधान है, और आज उसकी क्या स्थिति है। घटवाल किसे कहते हैं ये भी नहीं जानते हैं, और एक सच्ची घटना है, लेकिन अब मजाक के रूप में कह रहे हैं, और इसको कोई अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि जो आदमी इसके बारे में चर्चा करते थे, ही इज नाउ नो मोर। तो गए हुए आदमी को कुछ कमेंट के रूप में नहीं, सिर्फ जानकारी के रूप में दे रहे हैं कि एक बहुत सीनियर वकील थे, आज नहीं है, जो कुछ समय तक बिहार जुडिशियल एकेडमी में क्लास लेने के जाते थे, और उस सिविल के ही वकील थे। और ये वाकया हमारे सामने नहीं हुआ, लेकिन कुछ जुडिशियल ऑफिसर ने हमसे ये प्रश्न किया था कि घटवाली टेन्योर किसे कहते हैं, और उसका क्या प्रावधान है, और उसका क्या क्या राइट्स है घटवाल का, और वो हेरिटेबल ट्रांसफरेबल है कि नहीं, बहुत सारा सवाल था। तो उसी क्रम में मैं जब जवाब देने के लिए तैयार हुआ, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि साहब, हम लोग के इलाका में, यानी कि अभी जो बिहार जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें घटवाली टेन्योर का कोई प्रावधान नहीं है, और कोई घटवाल है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानना कोई जरूरी नहीं, एकेडमिक या कोई खास पर्पज से पूछा जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हमने कहा कि भाई आपको इसकी क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में आप पढ़े हैं, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या और किन्हीं से पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं। तो जब ऐसी चर्चा हुई, तो उस समय उन्होंने कहा कि सर, एक फैकल्टी है, फलाने फलाने नाम बताए, वो जुडिशियल एकेडमी में जब क्लास ले रहे थे, तो उनसे प्रश्न किया गया था, तो उन्होंने कहा घटवाल का मतलब जो घाट का हिफाजत करे, घाट की रक्षा करे घाट पर। तो घाट का कौन रक्षा करता है, घाट पर कौन रहता है, तो घाट पर तो डोम रहता है, तो उसी को घटवाल कहते हैं, और उसको जो जमीन रहता है उसको घटवाली टेन्योर कहते हैं। तो हमको अच्छा नहीं लगा कि भाई, अगर सही नहीं जानकारी है तो भ्रम में मत नहीं डालना चाहिए। ये तो ज्ञान देने के बजाय अंधकार में ठेलने के बराबर है, और भी खास करके जुडिशियल ऑफिसर के बीच में। तो खैर, ये चूंकि हम पासी के रेफरेंस से बोल रहे हैं, कोई मेरा इसमें कोई पूर्वाग्रह या कोई प्रकार का कोई गलत उद्देश्य नहीं है। और ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही है। एक बार और इसी तरह की घटना हुई थी, कैडेस्ट्रल सर्वे किसको कहते हैं, हमने क्लास में बताया क्या कैडेस्ट्रल सर्वे पूरा डिटेल में, और कुछ दिन के बाद कुछ दूसरे फैकल्टी, और वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो एकेडमी में क्लास लेते थे, उन्होंने बता दिया कि कैडेस्ट्रल सर्वे एक अंग्रेज था जिसका नाम था कैडेस्टर, उसके नाम पर हुआ। तो उस समय भी हमको बहुत दुख हुआ। खैर, तो जब सर्वे की बात आएगी तो उस पर हम फिर डिटेल बताएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रेगुलेशन बनते गए और रिफॉर्म होते गए। तो घटवाल ज्यादातर हुआ है संथाल परगना के एरिया में, और उस तरह का टेन्योर वो भी 3 तरह का होता था। घटवाल टेन्योर जो होता, एक गवर्नमेंट घटवाल कहलाता था, वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही डायरेक्ट अपॉइंट होता था। और यहाँ पर अभी बता देते हैं पासिंग रेफरेंस में
कि घटवाल जो है एक ऑफिस होता है, यानी कि एक पोस्ट था, जैसे आज के तारीख में कलेक्टर कमिश्नर पोस्ट है, उसी से अंग्रेजों के ज़माना में जब परमानेंट सेटलमेंट आया तो घटवाल नाम का पोस्ट क्रिएट किया गया। तो उसके 3 कैटेगरी का घटवाल बनाया गया। उसमें एक बनाया गया जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया, और दूसरा जो बनाया वो परमानेंट सेटलमेंट में ही जमींदार के साथ एग्रीमेंट करके बनाया घटवाल। कुछ जमींदार को घटवाल बना दिया। और तीसरा बना जो जमींदार ने बनाया, अपने जमींदारी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से उसने एग्रीमेंट किया, जमींदारी में उसको लैंड मिल गया, रेंट फिक्स हो गया, उसके बाद उसने अपना घटवाल तैयार किया। तो जैसे हम लोग गुमस्ता पटवारी कहते हैं, उसी से घटवाल होता था, और घटवाल का पोस्ट होता था, और वो पोस्ट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं था। घटवाल मर गया तो खत्म हो गया घटवाल। कहीं कहीं पर बाई कॉन्ट्रैक्ट था कि घटवाल मर गया तो उसका वारिस है जो इनहेरिट करेगा उस ऑफिस को, ऐसा भी देखा गया है। और अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि देवघर में 2 तरह के माने घटवाली टेन्योर था। एक उसमें था रोहिणी घटवाल, रोहिणी घटवाल देवघर में, उन्हें उसी का जमींदारी था ज्यादा। दूसरा था टिकैतनी, टिकैतनी बोलते थे, टिकैतनी फलदानी कुमारी, वहां के वो भी घटवाल थी। 2 तरह के घटवाल था। तो इस तरह का भी मैटर आएगा, चूंकि ये काफी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बाद हम लोग डिस्कशन में जा रहे हैं, और इसके बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है कि इस तरह का आपको प्रॉब्लम सब जो आ रहा है उसका ओरिजिन यही सबसे है, और आगे आएगा तब फिर बताएंगे। अब इस क्रम में एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि 3 तरह का तो हो गया घटवाली टेन्योर, 3 तरह का सेटलमेंट हो गया। तो जमीन का क्लासिफिकेशन भी कैसे रखा गया, कई तरह का जमीन रखा गया। 3 तरह का टेनेंसी एक्ट भी बता दिए। तो उसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और कोइंसिडेंस है 3 तरह का होने का। वो 3 तरह में देखिएगा कि एक ऐसी भूमि को आइडेंटिफाइड किया गया जो रैयती भूमि से जाना गया। रैयत माने जो खेत जोतता है, तो जो जमीन खेती करता है कोई रैयत, कोई आदमी पर्टिकुलर, तो उसको रैयती भूमि बनाया गया, जो आगे के प्रावधानों में आया। दूसरा बनाया गैर मजरूआ आम भूमि। गैर मजरूआ आम भूमि कई बार इसको हम बता चुके हैं क्लास में। गैर मजरूआ का मतलब होता है, 2 वर्ड मिल के बना है। मजरूआ का मतलब होता है कल्टीवेबल, माने कृषि योग्य भूमि, और गैर जोड़ने से हो गया जिसका जोत नहीं हो, जिसकी कृषि नहीं होती हो, गैर मजरूआ। जैसे गैर निगेटिव सेंस में आता है, विदाउट उसको कह सकते हैं। जैसे गैर मुमकिन है, माने ये मुमकिन नहीं है ना। तो उसी तरह से गैर मजरूआ, ये गैर मजरूआ हो गया। गैर मजरूआ में भी आज लोगों को भ्रांति है कि गैर मजरूआ है इसका माने सरकार का है, नहीं। गैर मजरूआ आम भूमि शुरू से ही, जमींदारी के समय से ही आम नागरिक, ग्राम सभा, समाज, आम नागरिक का अधिकार होता था, उसी को गैर मजरूआ बोलते थे, आम। और तीसरी कैटेगरी थी गैर मजरूआ मालिक। ये 3 मेजर कैटेगरी में लाया गया जमींदारी पीरियड में। तो गैर मजरूआ मालिक का मतलब हुआ जो मालिक, मालिक मतलब जमींदार, तो जमींदार के कब्जा में था तो गैर मजरूआ मालिक हो गया वो जमीन, उसको गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ खास भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। उसी तरह से गैर मजरूआ यानी कि जिसका कल्टीवेशन नहीं होता, उस तरह से बहुत तरह का जमीन पहचाना गया। उसमें से एक मेजर कैटेगरी आया परती। परती का मतलब जिसमें कोई खेती उती नहीं होता है, कोई बाग बगीचा नहीं है, किसी प्रकार का कोई पौधा उपज नहीं होता है। और परती में 2 तरह का परती पाया गया। जब सर्वे हुआ तब वो शब्द आया,
उस समय सिर्फ परती ही रहता था। तो बहुत जमाने से परती है तो उसको बोलते हैं परती कदीम। और नया सर्वे का ऑथोरिटी गया, मान लीजिए कि 3 साल 4 साल से परती है, तो उसको लिख दिया परती जदीद। हो सकता है खेती का जमीन हो, 3 साल से खेती नहीं हो रहा, तो सर्वे के समय वो लिख देगा परती जदीद, मतलब हाल में ही परती हुआ। वो जमीन भी जमींदार का होता था। आज की स्थिति में क्या है, कानून बन गया, जब बीटी एक्ट बना, बीटी एक्ट बाद में बिहार लैंड स्वैप एक्ट बना, तो उसके हिसाब से अब सरकार का हो गया। यानी कि गैर मजरूआ मालिक जमीन, गैर मजरूआ खास जमीन, गैर मजरूआ परती जमीन, परती कदीम जमीन, परती जदीद जमीन, जो भी परती जमीन हो, वो सब और भी बीटी एक्ट में अलग अलग नाम आया है, फैलो लैंड, वेस्ट लैंड, इस तरह से अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी है, वो सब लैंड भी सरकार का माना जाना। यानी कि जो जमींदार का था सरकार का वो हो गया। अब इस कड़ी में फिर आगे अगले लेक्चर में और जो छूटा हुआ पार्ट है उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरी इच्छा है कि आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो जब मौका हो इसको सुनिए, और जहाँ जरूरत हो कुछ नोट वर्क करके रखिए, ताकि मेमोरी फेलिंग होता है और समय पर आप उसको इस्तेमाल कीजिए और इसका पूर्ण लाभ उठाइए। जय हिंद।